सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। देखो, इस टॉपिक में अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि कंपनियों को जब पैसे की जरूरत होती है तो अलग अलग तरीके से पैसे मंगा सकती है, जिसके अंदर हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा, हमने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ा, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा, और पब्लिक डिपॉजिट्स, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। अच्छा, ये बताइए स्टूडेंट्स कि अगर मान लो इंडिया की कोई कंपनी है और उसने इंडिया के लोगों से पैसे रेज कर लिए और वो चाहती है कि बाहर के लोगों से रेज करे पैसे, तो क्या वो कर सकती है? आपका मन क्या कहता है, क्या ऐसा होगा कि बाहर के देश के लोगों से भी पैसे रेज कर ले कोई कंपनी? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसा होना चाहिए ना कि हमारी कंट्री की जो कंपनियां हैं बाहर के देश से मतलब पैसा रेज कर सके, क्योंकि इससे क्या होगा, ओपन मार्केट हो जाएगी। आपको सर ने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है कि हमारी जो कंट्री है ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो हम लोग बाहर से भी बहुत सारा गुड्स रेज कर सकते हैं, बाहर से सामान खरीदते बेचते हैं, मतलब ओपन मार्केट है वर्ल्ड की। तो इस हम कभी भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहते। कुछ देश हैं जो रेस्ट्रिक्टेड रहना पसंद करते हैं, बट हमारी एकदम ओपन इकोनॉमी है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया के कंपनी के पास बहुत सारी पावर है जिसके थ्रू बाहर के लोगों से वो पैसे रेज कर सकती है। तो कोई मुझे बताएगा कौन कौन से तरीके से रेज करती है, किसी को अगर पता हो? नहीं, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। ठीक है, देखिए, अगर आप देखो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंड फॉरेन करेंसी लोन्स फॉर बिजनेस पर्पसेस। अगर आप देखोगे ना, तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं पूरी दुनिया में फॉरेन करेंसी लोन्स के थ्रू वो देते हैं। मतलब जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, ये लोग जो है फॉरेन करेंसी लोन्स देते हैं। दूसरे देश से पैसे रेज करना है तो आप इनका इस्तेमाल इनफैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से है इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स। A number of international agencies and development banks have emerged over years to finance international trade and businesses. तो इसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका काम क्या होता है, मतलब ये दूसरों को पैसा देता है, फॉरेन करेंसी से डील करता है, आसानी से हम ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं पैसे की लेन देन में। इसी तरह से एग्जिम बैंक है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, सुना है नाम आपने, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, आया है कि नहीं टॉपिक अभी? सर अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, तो आप बहुत डिटेल में आएगा जब टॉपिक तो आप पढ़ेंगे। एग्जिम बैंक का बेसिकली मैं बहुत इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एग्जिम बैंक का काम क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय इस बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस जैसे मान लीजिए आपने अमेरिका से किसी आदमी से सामान इंपोर्ट किया, तो उस जो अमेरिका से जिस आदमी ने आपको सामान बेचा है उसको तो डर लगा रहता है कि क्या पता पैसा ना मिले या ना मिले। मान लो यहाँ इंडिया वाले ने, जिसने उससे सामान खरीदा, एक बार को अगर उसके पैसे देने से मना कर देगा तो क्या कर लेगा, वो तो फंस जाएगा बेचारा। तो इसीलिए कोई ना कोई इंटरमीडियरी बीच में रखा जाता है जो गारंटी लेता है कि देखो अगर ये पैसा नहीं मिलेगा तो मैं हूँ जिम्मेवार इसका। तो यही काम एग्जिम बैंक करता है। एग्जिम बैंक का काम होता है इंटरमीडियरी बन जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बड़ा हेल्पफुल करता है। वहां का जो बैंक अकाउंट होल्डर है वो यहाँ के बैंक अकाउंट होल्डर, यहाँ का एक अपना बैंक अकाउंट ओपन कराएगा, और उसका बैंक और हमारे देश का बैंक आपस में डील करेंगे। तो इससे फायदा ये होता है कि धोखाधड़ी कम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसी तरह से देखेंगे तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है। देखो, मैं एक बार फिर बता दूं आपको, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में सबसे पहले हमने पढ़ा कि बैंक्स आते हैं सर, फिर हमने पढ़ा कि कुछ एजेंसीज आती हैं, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये, और इसी तरह से एग्जिम बैंक है, ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं। आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये एजेंसीज होती हैं जो ये सब काम करती हैं। और तीसरे नंबर पे आता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। तो आज हम बेसिकली हमारा सारा फोकस इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट पे रहेगा, क्योंकि हम तो ये पढ़ रहे हैं कि कंपनी को अगर पैसा रेज करना हो तो कौन कौन से तरीके हैं जो कंपनी पैसा रेज कर सकती है। तो एक तरीका है जीडीआरस, एडीआरस एंड आईडीआरस। इनका फुल फॉर्म देख ही रहे हो स्क्रीन पे आप। फुल फॉर्म है जीडीआर का ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट, एडीआर का होता है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट, और आईडीआर का मतलब होता है इंडियन डिपोजिटरी रिसीट। तो ये क्या होते हैं, डिपोजिटरीज क्या होते हैं, पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज डिपोजिटरी। कई बच्चों को यही नहीं पता रहता डिपोजिटरी क्या होता है, और पूरा जीडीआर, एडीआर और आईडीआर पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए मैंने स्लाइड में कुछ चीजें नई ऐड की हैं यही समझाने के लिए।
तो देखिए आपके स्क्रीन पे वो जो स्लाइड दिख रही है, इसमें हम समझते हैं। सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा कि डिपोजिटरीज क्या होती है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज डिपोजिटरी। तो ध्यान से समझना। देखो, ये है हमारी इंडियन कंपनी। एक बार देखता हूँ अगर लेजर मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लेजर, जो जो मैं दिखा रहा हूँ ध्यान देना। ये है हमारा बेटा डिपोजिट, ये इंडियन कंपनी। मान के चलते हैं कि इसको अगर पैसा रेज करना है, तो सपोज करो ये अमेरिका के लोग हैं, दीज आर पीपल ऑफ अमेरिका। आपको पता है अमेरिका में बहुत पैसे वाले लोग। अब ये चाहते हैं कि इंडिया के मार्केट में हम पैसा लगाएं, ये चाहते हैं। तो क्या इंडिया कम इंडिया की कोई कंपनी सीधा इनसे पैसे ले सकती है? क्या आपसे इंडियन कंपनी भाग गई, बहुत बहुत इनसिक्योर हो जाएगा। हाँ या ना स्टूडेंट्स? सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी अभी। सभी के साथ हो रहा है ये प्रॉब्लम? यस यस सर। सर। सर अभी यस ठीक सर। नहीं आ रही। और आ रही है ठीक से बेटा? यस सर। अब तो आ रही है सर ठीक से। चलिए मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। देखो, मैं ये कह रहा था, यहाँ से बता रहा हूँ मैं। सर फिर ठीक से नहीं आ रही दोबारा ये से। कह रहा था कि इंटरनेट कोई कंपनी को पैसा मंगाना हो। अच्छा, अब सर अब सही है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट बेसिकली जो है, जब कोई इंडियन कंपनी को या कोई भी कंपनी को पैसा मंगाना होता है बाहर से, तो वो इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है, मतलब डिपोजिटरी रिसीट्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट और इंडियन डिपोजिटरी रिसीट। तो पहले मैं ये कह रहा था कि मैं ये समझा रहा हूँ पहले कि डिपोजिटरीज क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डिपोजिटरी समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये हमारी इंडियन कंपनी है। ओके, दिस इज इंडियन कंपनी। तो ये कंपनी को जब पैसा रेज करना होगा, तो आपको लगता है कि अमेरिका के लोग सीधा इसको दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो जनरली अगर मान लो ये लोग पैसा लगाना चाहते हैं इंडियन कंपनी में, तो क्या ये सीधा लगाना पसंद करेंगे? क्या ये अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे सीधा पैसा लगा के, या इनको हमेशा डर बना रहेगा? नो सर। इनको हमेशा डर बना रहेगा। डर बना रहे। तो इसीलिए क्या होता है कि इंडियन कंपनी को जब ये पैसा मंगाना होता है ना, रेज करना होता है, तो इसको अपना एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बनाना पड़ता है। डोमेस्टिक कस्टोडियन बेसिकली क्या होता है कि ये सारे के सारा ना हिस्सा अपनी कस्टडी में रखता है। एक तरह से ये विश्वास पात्र हो जाता है। अच्छा, ये किसका एजेंट होता है? एक तरह से आप देखो तो जो अमेरिका के लोग हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जो अमेरिका के लोग हैं, इन लोगों के यहाँ पे एक ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक होगा। ठीक है, ये बैंक अपना एक एजेंट यहाँ पे सेट करके रखेगा, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन। अब ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है वो इंडिया में होगा। ये एक तरह से सिंपल भाषा में बोलूं तो ये बैंक है। ये क्या करेगा, इंडियन कंपनी के जो शेयर्स हैं बोलेगा मेरे को शेयर्स दे दो। तो इंडियन कंपनी सीधा अमेरिका के नागरिकों को शेयर्स ना देके ये शेयर्स दे देगी डोमेस्टिक कस्टोडियन को। डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास जब ये शेयर आ जाएंगे, तो ये इसकी एक्नॉलेजमेंट यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन ऊपर देगा किसको? ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक। ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक जो कि अमेरिका में है इस समय, उसको बोलेगा कि देखो भाई, मेरे पास इतने शेयर्स आ चुके हैं इंडियन कंपनी के, अब आप इन शेयर्स को अमेरिका के लोगों से पैसे रेज कर सकते हो। तो अमेरिका के लोगों से ये बोलेगा कि ठीक है, अब आप शेयर्स की खरीदारी मेरे से कर लो। तो अमेरिका के लोग इसको पैसे देंगे। ठीक है, फटाफट फटाफट पैसे दे देंगे इसको, और बदले में ये एक रिसीट देगा। उस रिसीट का नाम होगा डिपोजिटरी। क्या नाम होगा बेटा? ये जो देख रहे हो ना, डिपॉजिट। हाँ, ये जो देख रहे हो जिसको मैं लेजर जिसके ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डिपोजिटरी है। अब क्योंकि अमेरिका ने दिया है, तो इसलिए इसे अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट बोलते हैं। इनके पास जो ये प्रूफ आया, इसी को हम डिपोजिटरी बोलते हैं। तो इनके पास ये सारे अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट आ जाएंगे, और इसके बदले में ये लोग इसको पैसा दे देंगे ओवरसीज बैंक को। और ओवरसीज बैंक क्या करेगा, इस पैसे को दोबारा से पे कर देगा इंडियन कंपनी को। तो ये देख रहे हो ना, ये जो डॉलर है, यूएस डॉलर, ये चले जाएंगे इंडियन कंपनी के पास। एम आई क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट? सर अगर डोमेस्टिक कस्टोडियन ने पैसे ले लिए लेकिन
अमेरिका के लोग इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो वो क्या करेगा उस केस में? देखो अमेरिका के, देखो इंडियन कंपनी का अगर नाम है तो अमेरिका के लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। वो तो इंडिया में भी हो सकता है कि इंडियन कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए और इंडिया के लोग अगर खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करेगी कंपनी। तो कंपनी को पता होता है कि भाई लोग खरीदेंगे, उसका तो नाम होता है ना। बस ये जो ट्रांजैक्शन है वो इनडायरेक्टली हो रहा है, मतलब सीधा अमेरिका के लोगों को ना देके आपने एक अलग से डोमेस्टिक कस्टोडियन बनाया जो कि बैंक होता है जनरली, और ये इंफॉर्मेशन देता है ओवरसीज बैंक को, जिसको हम ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक बोलते हैं। फिर वो बैंक अमेरिका के लोगों से पैसे कलेक्ट करता है और उस पैसे को आगे इंडियन कंपनी के पास पहुंचाता है। एम आई क्लियर नाउ? सर अगर जरूरत से कम पैसे आ गए तो? देखो ये हमेशा शेयर्स में होता है कि कई बार क्या होता है, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जरूरी नहीं है कि सारे पैसे उसको आ ही जाए, कई बार ज्यादा भी आ जाते हैं, कई बार कम भी आ जाते हैं। तो अगर मान लो उसमें रूल्स होते हैं, जैसे आप 12th में पढ़ोगे कि 90% से कम शेयर्स अगर मिलते हैं तो सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे इंडियन कंपनी को, और अगर ज्यादा आ गए तो फिर वो एक्स्ट्रा पैसे भी लौटाने पड़ेंगे। तो ओवरसीज डिपोजिटरी का काम ही यही है कि अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बोलता है कि हमारे पास शेयर्स हैं कस्टोडी में, डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास है और सेफ है, वो मेरा एजेंट है, आप अगर चाहो तो शेयर्स इन्वेस्ट कर दो। तो आप उसमें पैसे लगाते हो और वो पैसे इनडायरेक्टली इंडियन कंपनी के पास चला जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पैसा रेज करने का। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ ये सीखना था कि ये डिपॉजिटरी क्या होते हैं और अमेरिकन डिपॉजिटरी क्या होते हैं। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी एक ऐसा रिसीट है जिसके अंदर अमेरिका के लोगों ने शेयर्स खरीदे, किससे? ओवरसीज बैंक से, और वो शेयर्स किसकी कस्टडी में है? इंडिया के ही एक बैंक के पास है जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन, और फिर ये पैसा यहीं से प्रचलन होता है, इससे फ्रॉड होने का डर नहीं रहता। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि जब हम लोग, मैं जब बीकॉम में था, जनरली हम लोग मैच खेलते हैं ना आपस में, बच्चे आप भी खेलते होगे। तो जब हम मैच खेलते थे तो कई बार मैच, कुछ कुछ मैच जो टूर्नामेंट होते हैं स्पेसिफिकली पैसे का रखते थे, ठीक है। तो अब उसमें सामने वाली पार्टी को डर रहता था कि ये पता नहीं पैसे देंगे कि नहीं। तो मतलब मैच जनरली ज्यादा का तो होता नहीं है, अपने आपस में खेलते हैं तो 1-2 हजार का मैच होता था। तो दोनों टीम ना एक किसी को पकड़, बाहर की पार्टी को दे देते थे पैसे, ले भाई 1,000-2,000 तेरे पास जमा हो जाएगा, उसके बाद मैच खेलते थे, जिससे कि सेफ रहे। तो जब मैच हार जाते थे तो झगड़ा नहीं होता था। नहीं तो जनरली क्या होगा, सारे दोस्त आपस में खेल रहे होते हैं तो बोलते हैं कि यार मैं कहीं पैसे लेके भाग रहा हूँ तेरे, बाद में दे दूंगा यार, कोई बात नहीं, अगले मैच में कर लेंगे, अगले मैच में पक्का जीतेंगे हम लोग, तुम लोगों को हराएंगे। तो वो बेचारे वैसे ही मुंह लटका के चले जाएंगे फिर। तो इसीलिए जब ऐसे डील होती है तो एक आदमी ऐसा होना चाहिए बाहर का जिसकी कस्टडी में पैसे हो, जिससे कि फिर बाद में गड़बड़ ना हो। मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस हाँ, सर। और जब मैच खेलते समय जिसको पैसे दे के रखते थे ना उसको वहीं पकड़ के बांध देते थे, तू कहीं नहीं जाएगा। नहीं तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि उसकी कस्टडी में दे रखा है और मैच फंसा हुआ है, और वो जाके पार्टी वार्टी मतलब खा पी लिया, उधर से मंगा लिया समोसे वमोसे, और पता चला मैच हार गई टीम, फिर अपनी जेब से देना पड़ता था क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है, उसकी कस्टडी में है। समझ रहे हो ना कौन क्या सा कह रहा गेम हूँ? खेलते थे आप? अरे कौन सा गेम, क्या क्रिकेट खेलते थे जनरली, फुटबॉल खेलते थे। तो एक तो बार आप ऐसा ही फुटबॉल। इंस्टांस एक बार ऐसा ही इंस्टांस हुआ, मैच जीता जीता है, मैच हार गए हम लोग। तो जिसकी कस्टडी में दिया हुआ था ना वो अपना ही जानकार था, तो हमने कहा यार मैच तो जीत गया, अब मंगा ले पार्टी हो जाए, क्योंकि वहां पे मिलते थे समोसे वमोसे। तो ये हुआ कि भाई मैच तो जीत ही गए, मंगा लिया उसने, 300 रुपए उड़ा दिए और मैच हम हार गए। तो जो कस्टोडियन था हमारा उसको पकड़ा सबने, उसने बोला यार इन्होंने तो समोसे वमोसे खा लिए हैं टीम वालों ने। हमने कहा भाई तो वेट कर लेता, तो उसको देने पड़े अपनी जेब से। तो वही चीज डोमेस्टिक कस्टोडियन में भी होता है, एक तरह से सेफ्टी हो जाती है। समझ गए? यस यस सर। सर। तो ये हो जाता है। तो आई होप इससे समझ गए होंगे। अब देखो, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो नाम अलग अलग है, जैसे है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एक होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और एक होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। तो सबसे पहले मैं आपको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट समझाता हूँ क्योंकि वो डायग्राम उसी का था। तो देखो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है, दे आर बॉट एंड सोल्ड इन अमेरिकन मार्केट्स लाइक अदर स्टॉक। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो ऐसे रिसीट होते हैं जो
अमेरिका में लाए जाते हैं और फिर अमेरिकन मार्केट में बेचे जाते हैं। और डिपोजिटरी मैंने समझा दिया, ये बिल्कुल ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट की तरह होते हैं, बस इसमें फर्क क्या है कि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में बेचे जाते हैं। अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखो तो आपको नहीं लगता है कि जो ये शेयर्स रखे हुए हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास, ये शेयर्स सीधा सीधा अमेरिकन डिपोजिटरी बैंक में, मतलब इसका एजेंट होता है ये एक तरह से दोनों। तो आपको नहीं लग रहा है सिर्फ अमेरिका के लोग ही खरीद रहे हैं इसको? तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। आगे बढ़े जाते हैं। देखो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट जो है ना, इसको थोड़ा सिंपल भाषा में मैंने लिखा है कि इट इज अ सर्टिफिकेट रिसीट दैट रिप्रेजेंट शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी। कह रहा है ये ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो किसी फॉरेन कंपनी का होता है, ओन्ड एंड इशूड बाय यूएस बैंक, यानी कि यूएस के बैंक जो है इसका डिपोजिटरी इशू करता है। फिर से एक बार डायग्राम पे चलता हूँ, डायग्राम जरा देखो ध्यान से फिर से। अभी आपको पता है कि इंडिया की कंपनी के शेयर्स थे, लेकिन इसको इशू किसने किया? ओवरसीज बैंक ने किया। तो ये फॉरेन शेयर्स, मतलब फॉरेन कंपनी के शेयर्स को बेचा जाता है अपने देश के। तो वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि इट इज अ सर्टिफिकेट रिसीट दैट रिप्रेजेंट्स अ शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो फॉरेन कंपनी का है और इसका मालिक कौन है? ओन्ड एंड इशूड बाय यूएस बैंक। इसका मालिक यूएस बैंक है, जो मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पे। फिर दूसरा, it is issued in accordance with the provisions stipulated by the Securities and Exchange Commission of US। यूएसए का जो लॉ कहता है उसी के हिसाब से इसको इशू किया जाता है। और यूएसए में बेटा लॉ है कि यूएसए अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा मानता है, तो वो कहता है नहीं, हमारे नागरिकों के साथ कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए शेयर्स हमारे बैंक में आएंगे, तब हम इसको अपने नागरिकों को देंगे, जिससे कि कल को फ्रॉड होता है तो हम बाहर की कंपनियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते। ठीक है, तो अमेरिका को तो जानते ही हो कितना तंग करता है सबको। फिर तीसरे पे आ गए हम लोग, अमेरिकन डिपोजिटरीज आर डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स एंड फंड्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर इशूइंग कंपनी इज आल्सो यूएस डॉलर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डॉलर टाइप किया था, ये डब्बा बन के आ गया है। ठीक है, तो ये डॉलर है बेटा, यहाँ पे डॉलर्स लिख दूंगा बाद में। ठीक है, ये डॉलर हो गया है। तो एडीआर जो होते हैं ना, डिनोमिनेटेड का मतलब है जो एडीआर होते हैं ये यूएस डॉलर में होते हैं। और एक और काम की चीज बता, अमेरिका में क्योंकि डॉलर बहुत महंगा है, इस समय क्या रेट चल रहा है डॉलर का, कोई बताएगा मुझे? बोलो। सर 72-75। ठीक है, नियर अबाउट 72 to 75 के आसपास रहता है, वो रोज बढ़ता घटता है, आपको भी पता है। मान के चलते हैं 75 एवरेज ले लेते हैं, 75। तो $1 75 का होता है। तो आप एक चीज देखो, एक जो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट होता है ना, वो ऑलमोस्ट 10 शेयर्स के इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई सर्टेन लिमिट नहीं है, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि अमेरिकन एक डिपोजिटरी 10 शेयर्स के बराबर मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसा एक प्रचलन है, ऐसी मानते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, रेजिंग फंड्स बाय एन इंडियन कंपनी थ्रू एडीआर्स। तो इंडियन कंपनी कैसे रेज करती है, ये मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में दे दिया, आपकी बुक में बहुत कम है, लेकिन समझने के लिए समझ लेते हैं कि रेजिंग फंड बाय एन इंडियन कंपनी थ्रू एडीआर। जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई इस डायग्राम में, इसकी पूरी कहानी उसी में समझा दिया है मैंने। तो आप कोशिश करना, अगर ये बना सकते हो नोटबुक में तो बना लेना। ठीक है, अब देखो इसी कहानी को पूरा समझते हैं वापस। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इंडियन कंपनी को रेज करना होता है तो डोमेस्टिक कस्टोडियन से बात करती है। डोमेस्टिक कस्टोडियन इसकी इंफॉर्मेशन अपने ओवरसीज बैंक को देता है। फिर ओवरसीज बैंक अपने नागरिकों से, यानी कि अमेरिका के नागरिकों से खरीदता है और बदले में उनको ये एडीआर पकड़ा देता है, और ये पैसे जो है दोबारा इंडियन कंपनी को भेज दिए जाते हैं। तो आइए इसमें समझते हैं हम लोग, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे रेज करती है इंडियन कंपनी। सबसे पहले, डिपॉजिट्स ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन कंपनी विथ अ कस्टोडियन बैंक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, कस्टोडियन बैंक को पैसा दे देते हैं अपने सिक्योरिटीज। फिर कस्टोडियन बैंक मेक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिपॉजिट टू द डिपॉजिटरी। फिर कस्टोडियन बैंक क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन उसको दे देता है, अमेरिका के बैंक को। फिर द डिपॉजिटरी इन द यूएस देन इशूज ईडीआर टू द इन्वेस्टर। फिर क्या करता है, जो डिपॉजिटरी है वो यूएस के जो नागरिक है उनको, इन्वेस्टर्स जो है, नागरिक नहीं बोलना चाहिए, इन्वेस्टर बोलना चाहिए, तो उनके इन्वेस्टर को दे देता है। फिर जो यूएस, जो उसके पास पैसा आता है यूएस डॉलर्स में, द यूएस रिसीट्स इन द हैंड्स ऑफ द डिपॉजिटरी आर पास ऑन टू द इंडियन कंपनी। फिर वो इंडियन कंपनी को वापस दे दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो, इंडियन कंपनी किसको देती है, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो। इंडियन कंपनी किसको देती है अपने शेयर्स?
डोमेस्टिक कि डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या करता है, डोमेस्टिक कस्टोडियन? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से ठीक है, उसको बता देता है, एक्नॉलेज करता है कि भाई देख मेरे पास इतने शेयर्स आ गए हैं, तू आराम से इसके पैसे ले सकता है। फिर ओवरसीज डिपॉजिटरी क्या करता है बेटा? इन्वेस्टर को एडीआर पकड़ा देता है और बहुत बढ़िया, उनसे और पैसा ले लेता डॉलर्स है। ले लेता फिर उस पैसे को क्या करता है? है। इंडियन इंडियन कंपनी कंपनी को को दे देता है। तो एक तरह रिसीट। से इंडियन कंपनी के पास पैसे आ गए, है कि नहीं? तो है ना, तो सही तरीका है ये। यस अब देखो इसके कुछ फीचर्स हैं, जल्दी जल्दी एक बार फीचर्स समझ लेते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने इसमें स्लाइड में रख दिया है। फीचर्स देखो, सबसे पहला, एडीआर्स आर यूएस डॉलर डोमिनेटेड एंड आर ट्रेडेड इन द सेम वे एज द सिक्योरिटीज ऑफ यूएस कंपनी। जो एडीआर होते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होते हैं, ये डॉलर में होते हैं और ये वैसे ही ट्रेड किए जाते हैं जैसे अमेरिका की कंपनियां करती है। समझ गया ना, मतलब डॉलर में होता है। नंबर 2, जो अमेरिकन डॉलर होल्डर है इज एंटाइटल्ड टू द सेम राइट एंड एडवांटेज एज ओनर ऑफ द शेयर्स इन इंडिया। जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है, जो वहां पे जो होल्डर ने, जो अमेरिका का नागरिक है जिसने खरीदा है, इन्वेस्ट किया है, उसके पास वो सारे अधिकार हैं जो भारत के नागरिक यानी कि भारत के शेयर होल्डर के पास अधिकार होते हैं। समझ गए? यस सर। तीसरा फीचर, एडीआर रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन शेयर्स ऑफ कंपनी दैट इज ट्रेडेड इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज। जो एडीआर है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, इसके पास जो ओनर होते हैं ना, जो जिन्होंने खरीदा होता है, वो ट्रेड कर सकते हैं वहां यूएस की मार्केट में, उसको बेच खरीद सकते हैं। कहने का मेरा मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि एडीआर अगर किसी अमेरिका के नागरिक के पास है, इन्वेस्टर के पास है, तो वो किसी थर्ड पार्टी को भी बेच सकता है, फिर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी को बेच सकती है, तो ये चलता है वहां पे। फिर चौथा पॉइंट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रेट डीआर्स पे डिविडेंड इन यूएस डॉलर एंड कैन बी ट्रेडेड लाइक शेयर्स ऑफ यूएस बेस्ड कंपनी। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स जो होते हैं, इसके ऊपर डिविडेंड मिलते हैं। जैसे इंडिया की कंपनी में शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलती है, ऐसी इंडियन कंपनी उनको डिविडेंड्स पे करेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। और आखिरी पॉइंट ये है कि जो एडीआर्स होते हैं ना बेटा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मतलब इनकी प्राइस बढ़ती घटती रहती है। तो वो आपको भी पता है, जैसे इंडिया के शेयर्स के रेट बढ़ते घटते रहते हैं, वैसे ही अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के भी रेट घटते बढ़ते रहेंगे इंडियन कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से। इज इट क्लियर नाउ? यस यस सर। अब हम आ जाते हैं जीडीआर, जो सबसे पहले था, जिसको हमने अभी नहीं पढ़ा। देखो जीडीआर क्या होता है? जीडीआर का नाम है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बिल्कुल वही चीज है, अमेरिका वाला जो अमेरिकन डिपॉजिटरी था वैसे ही है। बस फर्क क्या है कि ये बाहर के किसी भी देश के लोगों के लिए होता है। वो सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए था और ये बाहर के किसी भी देश के लोगों के लिए है। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, उनके उनके ज्यादातर वही देश खरीदते हैं। तो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इशूड अब्रॉड बाय द इंडियन कंपनी थ्रू एन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक to raise funds from the foreign country and is listed and traded on a foreign stock exchange. It does not carry any voting right but only dividends and capital appreciation. It is usually seen in European Union. तो मैं एक बार डायग्राम से समझाता हूँ। देखो इसमें क्या फर्क है कि देखो इंडियन कंपनी जो है, इसको जब शेयर ग्लोबल में, मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में करना होगा, तो ये एक अपना कस्टोडियन रखेगी जैसे अभी है। बस फर्क क्या होगा, ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक यूएस का है ना, इस यूएस को काट के यहाँ पे यूरोपियन यूनियन लिख देना। क्या लिख दोगे? यूरोपियन या फिर कोई भी देश अदर देन यूएस। तो कोई भी देश हो सकता है, जैसे मान लो मान लेते हैं यूके है तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, फिर फ्रांस है तो फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी है तो जर्मनी हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं जर्मनी है, तो जर्मनी अपने नागरिकों को देगी एडीआर नहीं देगी, डिपोजिटरीज देगी, और डिपोजिटरीज देगी तो ये लोग उसको पैसा देंगे, फिर वो इंडियन कंपनी में आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि बस यहाँ पे फर्क क्या है कि पूरी दुनिया की मार्केट अदर देन अमेरिका, और अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट में सिर्फ अमेरिका। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस बस एक और चीज याद रखना, जो जीडीआर्स होते हैं ना, इनके जो इन्वेस्टर होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, ये लोग वोट नहीं कर सकते। ठीक है, इनको डिविडेंड मिलता है नो डाउट, और इनका कैपिटल का अमाउंट भी बढ़ता रहता है जैसे जैसे प्रॉफिट होता है, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं। बात क्लियर है सबको?
सर एडीआर्स के पास होता है? हाँ, वो स्पेशल राइट है उनके पास। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। देखो एडीआर और जीडीआर के बीच में डिफरेंस देखते हैं। एडीआर एंड जीडीआर आर कॉमनली यूज्ड बाय द इंडियन कंपनी टू रेज फंड्स फ्रॉम द फॉरेन कैपिटल मार्केट। एडीआर और जीडीआर जो है दोनों ही यूज की जाती है इंडियन मार्केट के द्वारा पैसा रेज करने के लिए। द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन एडीआर एंड जीडीआर इज द मार्केट इन विच दे आर इशूड। बस एक ही डिफरेंस है बेटा, एडीआर अमेरिका में रेज किया जाता है और जीडीआर जो है ग्लोबल मतलब दूसरे देशों में, खास करके यूरोपियन यूनियन में। और तीसरा, एडीआर इज ट्रेडेड इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज और जीडीआर इज ट्रेडेड इन यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। ये मैं बता चुका हूँ, ज्यादा जरूरत नहीं थी इसकी। तो ये हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने प्यारे देश भारत के ऊपर। इंडियन डिपोजिटरी रिसीट। देखो इंडियन डिपोजिटरी रिसीट क्या होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब बाहर के लोग हमारे देश से में पैसा लगाना चाहते हो और हम लोग बाहर की कंपनियों में पैसा लगाएं, तो उसको हम बोलते हैं आईडीआर। मेरी बात समझ गए? जैसे अमेरिका के लोगों ने शेयर्स खरीदे थे, वैसे ही इंडिया के लोग भी तो खरीदते हैं शेयर्स बाहर की कंपनियों के। नहीं समझे? समझ गए यस सर, सर। यहाँ तो मैं एक बार डायग्राम से दिखाता हूँ, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये इंडियन कंपनी की जगह ना बाहर की कंपनी रख लेते हैं। चलो फ्रांस की कंपनी रख लेते हैं। तो ये फ्रांस की कंपनी है, इसने अपने कस्टोडियन रखे होंगे। इसका कस्टोडियन हमारे इंडिया की डिपोजिटरी से बात करेगा। फिर हमारा यहाँ पे डिपोजिटरी बैंक या इंडिया का है, इंडिया वाला डिपोजिटरी बैंक हमारे इंडिया वाले इनको ड्रेस थोड़ा साड़ी वाड़ी पहना दो और कपड़े वैसे पहना दो, तो इंडिया के बन जाएंगे ये। तो ये इंडिया के लोगों को शेयर्स खरीद लेगा, हम लोग पैसा इनमें लगा देंगे, ये पैसा सीधा चला जाएगा यूके या फ्रांस, जो भी देश है। तो इस तरह से होता है। तो इंडियन डिपोजिटरी रिसीट समझ में आ गई सबको? सर इंडिया का यस। डिपॉजिटरी बैंक है, आरबीआई है हाँ, क्या? देखो आरबीआई तो रेगुलेट करता है ना बेटा, कोई बैंक हो सकता है, जैसे कोई भी बैंक हो सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह लो, ठीक है। सर देखो, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज। ये क्या होता है, ये इंडियन रुपीज में होता है और डिपोजिटरी रिसीट के फॉर्म में हमें मिलता है। इट इज क्रिएटेड बाय इंडियन डिपोजिटरी टू एनेबल फॉरेन कंपनी टू रेज फंड्स फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। इसमें क्या होता है, बाहर के देश की कंपनी हमारे देश के लोगों जो है इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो पैसा वो आगे ट्रांसफर कर देगी। और एक काम की चीज बता देता हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक था, जो शुरू में मैंने इसका पिक्चर भी यहाँ पे दिखाया था, शायद आपको बताना भूल गया मैं। यहाँ पे देखो, ये रहा, ये देख रहे हो, इसने सबसे पहले इंडिया से रेज किया था ये चीज, ठीक है, पहली बार इसने रेज किया था, ठीक है। तो याद रखना है, वैसे पूछा नहीं जाएगा 11th क्लास के बच्चों से भी कौन पूछता है, लेकिन याद रख सकते हो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था, ये फर्स्ट फॉरेन कंपनी थी जिसने आईडीआर इशू किया था। और कब किया था? जून 2010 में किया। क्लियर है सबको? यस सर। अब जाते जाते यस एक बार सर। जल्दी से इंडियन डिपोजिटरी रिसीट के 3 पॉइंट पढ़ लो। इंडियन डिपोजिटरी रिसीट इज अ वे ऑफ फॉरेन कंपनी टू रेज मनी इन इंडिया। In IDR, foreign company would issue shares to an Indian depository, which would in turn issue depository receipt to investors in India. समझा चुका हूँ मैं। अच्छा, इसमें जो एक्चुअल शेयर्स होते हैं ना, ये ओवरसीज कस्टोडियन रखता है। बात समझ गए होगे? ये जो कस्टोडियन है ना आपका, ये वाला, ये ओवरसीज कस्टोडियन है, ये बाहर का कस्टोडियन होगा और ये हमारा देश का बैंक होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। आईडीआर इज इशूड इन डोमेस्टिक डिपोजिटरी इंडिया। तो इंडियन रुपीज में होता है, ये हो जाएगा रुपए में, तो रुपया दमखम दिखाएगा। आ गया समझ में सबको? सर हाँ, सर जो इंडियन जो ये था, इसमें वोटिंग राइट है उनको, जो इन्वेस्टर है? नहीं 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 है, एक बार मैं चेक कर लूंगा, बट जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा, तो इसी नोट पे बंद करते हैं, ठीक। आज की क्लास आप नोट्स बना लीजिएगा।